Hey there, this is Pransh Verma, और let's get start our next lecture on thermodynamics. Okay, ये लेक्चर थियोरेटिकली आखिरी लेक्चर है आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। और इसमें हम जो लास्ट टॉपिक है अपना वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कार्नोट इंजन का, ठीक है। और हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, है ना, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, इसके बाद काइनेटिक थ्योरी और काम खत्म। कार्नोट एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अच्छा, जस्ट बिफोर स्टडिंग द कार्नोट इंजन लेट मी रिमाइंड यू हीट इंजन, क्योंकि हीट इंजन का एक चीज़ हमने पढ़ी नहीं थी, तो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। यदि आप हीट इंजन मेरे पिछले लेक्चर में याद करो, है ना, तो हीट इंजन क्या था, हीट इंजन क्या था, व्हाट वाज द हीट इंजन। हीट इंजन था कि आपका एक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है, सोर्स कनेक्टेड है इंजन से, ओके, और इंजन कनेक्टेड है सिंक से, ठीक है। ये सोर्स से कोई हीट हमने दी, सोर्स को हीट दी, जो सोर्स के पास हीट थी उसने उस हीट को दिया इंजन में, ओके। इंजन ने दिया हमें वर्क, इंजन ने दिया हमें वर्क, लेकिन इस वर्क को वो टोटल कंप्लीट नहीं कर पाया और यहाँ पे एक एनर्जी लॉस हो गया, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कंप्लीटली वर्क, ओके, सो देयर विल बी ए वेस्टेज, ओके। सो हीट इंजन ने ये बात बता दी। अब देखो, यदि एफिशिएंसी की बात करें यहाँ से, हीट इंजन की एफिशिएंसी, एज यू नो कि एफिशिएंसी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा, ओके। सो वो कितनी आएगी भाई, जितना वर्क डन करा अपॉन कितनी हीट थी इंटू 100, ऐसे ही तो निकल जाए, जितना काम करा अपॉन जितनी के लिए इनपुट डाला, आउटपुट अपॉन इनपुट अपॉन इंटू 100, यही तो होता है। यदि देखो यहाँ से ये एरोज हमें बताती हैं कि Q1 जो है वो इक्वल है Q2 प्लस W के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। Q2 को आप इंटरनल एनर्जी मान लो तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W, ओके। यदि ऐसा हो रहा है तो इफ़ इट इज़ हैपनिंग, सो यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं कि W कैन बी रिटन एज Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, पुट द वैल्यू हियर, ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, दैट विल कम इक्वल टू Q1 1 Q2 अपॉन Q1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल बी कम्स इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी। रेफ्रिजरेशन की रेफ्रिजरेटर की हीट है, एफिशिएंसी क्या होगी, याद करो, वहाँ पे आउटपुट कौन है, वहाँ पे आउटपुट है Q2, वहाँ पे आउटपुट है Q2, तो वहाँ पे फॉर्मूला होगा Q2 अपॉन Q1, ओके। वहाँ पे W आपकी इनपुट था, तो ये होगा आपका क्या, कर भला तो हो भला नहीं ये होगा आपकी एफिशिएंसी किसी रेफ्रिजरेटर की। और हीट पंप की बात करूँ तो मैं, हीट पंप उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, यदि याद करो तो आप लोग, हीट पंप में जो आउटपुट था वो Q1 था, Q1 अपॉन W इंटू 100, ये थी एफिशिएंसीज, ओके। याद रखोगे या भूल जाओगे, याद रखोगे या भूल, ठीक, नोट आउट, ओके। ये हीट पंप की, हीट रेफ्रिजरेटर की, ये हीट इंजन की। अब इसमें आया एक साइंटिस्ट कार्नोट, ओके। साइंटिस्ट क्या, इंजीनियर बोले उसको, ठीक है। कार्नोट वाज ए इंजीनियर who says that कि भाई मैं बना रहा हूँ एक मोस्ट एफिशिएंट इंजन मैं बनाना चाह रहा हूँ, और सरकार मुझे मदद करे, ठीक है, सरकार मुझे पैसा दे, मैं एक इंजन बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन सरकार बोली कि कैसे बनाओगे, तो उसने बोला हाइपोथेटिकली बनाऊँगा, ख्याली पुलाव पकाऊँगा। तो सरकार बोली ख्याली पकाने के लिए पैसा थोड़ी दिया जाता है, बना ले अपने आप, ठीक। तो कार्नोट में क्या, हाइपोथेटिकल इंजन, हाइपोथेटिकल मतलब
जिसका केवल नोट्स है, बन नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसके एजम्पशंस ऐसे थे, उसके जो एजम्पशंस थे वो ऐसे ही थे, खतरनाक। देखो पहला एजम्पशन क्या है, हिज फर्स्ट एजम्पशन वाज द सिलेंडर ऑफ इंजन हैव प्योर कंडक्टिंग बेस। बच गया मैं। प्योर कंडक्टिंग बेस, जो हमारा जो सिलेंडर है, उसका जो सिलेंडर जिसके अंदर वर्क होता है, जिसके अंदर ब्लास्टिंग होती है, वो क्या हो, प्योर कंडक्टिंग हो, उसका बेस केवल। ओके, द वॉल्स मतलब दीवारें, एंड पिस्टन, पिस्टन आपको पता है क्या होता है, ठीक है, पिस्टन। वॉल्स किसकी, रुक जाओ, वॉल्स ऑफ सिलेंडर किसकी वॉल, मेरे घर की हैं, वॉल्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्स, एंड पिस्टन शुड बी प्योरली इंसुलेटेड, वे इंसुलेटेड होनी चाहिए, प्योरली इंसुलेटेड होनी चाहिए। तीसरा उसने बोला कि आपका जो क्या बोला इसको, एक चीज़ और थी कि इसने बोला था कि जो आपका सिंक है जो एग्जॉस्ट में जाएगा, इट शुड ऑल्सो, सिंक शुड ऑल्सो बी प्योरली कंडक्टिंग। ये तीन चीज कही। उसके बाद उसने बोला द थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेसेस, कई सारी चीजें बोली उसने, रुका थोड़ी वो इतने पे। थर्मोडाइनमिक प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब अभी समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने बोल दी कि रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस, उसका जो सिंक है वो भी कंडक्टिंग होना चाहिए, उसका जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, उसकी जो वालें हैं वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, पिस्टन जो है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ बोल दी। इनमें से एक भी चीज़ दुनिया में मिलती नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलती, किसी भी कंडीशन में नहीं मिलती, तो इसलिए सब हाइपोथेटिकल हो गया। अब बता दूँ मैं इसको, कोई भी इंजन आज तक, दुनिया का कोई भी इंजन यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया जहाँ तक कार्नोट ने हाइपोथेटिकली पहुँच गया था। ओके, जो हमारी कार्स के इंजन होते हैं ना, जो कार है कार्स के इंजन है, जो बाइक के हैं बाइक के इंजन है, ठीक है, कैसे भी इंजन है, उनकी सबकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा आज तक जो जाती है वो 32 से 33%, 35% तक बहुत हो गया, ठीक है। मतलब पेट्रोल ने और डीजल ने जितनी एनर्जी दी उसका केवल 35% यूज़ किया। ये है, समझे, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। उसको नहीं बोलते कि भाई साहब माइलेज कितना दे रही है, एवरेज कितना दे रही है, वो नहीं होता एवरेज, ये होता है एवरेज कि भैया 1 लीटर पेट्रोल से कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, समझे, कितना कम वेस्टेज कर रहे हैं। वेस्टेज 65% है, यूटिलाइजेशन 35% है। दैट इज कॉल्ड कार्नोट इंजन। जो हाइपोथेटिकल इंजन है उसकी भी एफिशिएंसी 48-49% जाती है, ठीक है। दिस इज द थिंग, दिस इज वाई तो अपन लोग पेट्रोल और डीजल के लिए दुनिया को तबाह कर रखे हैं। पूरा मिडिल अर्थ, ठीक है, मिडिल ईस्ट दुनिया का परेशान है ना, अरब के सारे देश परेशान हैं इसीलिए, क्योंकि सब ने कर रखा है परेशान, केवल और केवल इसकी वजह से, कार्नोट की वजह से नहीं, एनर्जी की वजह से, ठीक है, इंजन की वजह से। तो इसने कहा कि रिवर्सिबल प्रोसेस होने चाहिए, ठीक है, स्टार्ट करते रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले बोला कि भैया कंप्रेशन होगा, एक क्या होगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन किया, कौन सा कंप्रेशन होगा भाई, पहले ये देखो। तो सबसे पहला कंप्रेशन होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ही सेड कि सबसे पहले आइसोथर्मली कंप्रेस होगी हमारी गैस सिलेंडर में। जो गैस होगी ना, सिलेंडर होगा, उसके अंदर सबसे पहले हम गैस को कंप्रेस करेंगे आइसोथर्मली, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेंगे उसका,
केवल और केवल कंप्रेस करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली देखो प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा कि हम एक काम करेंगे, फिर हम एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। अभी हमें शांति नहीं मिली इससे, तो हमने एडियाबैटिकली करा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। मतलब पूरा कंप्रेशन होने से पहले हमने उसमें ब्लास्ट कर दिया, ये होता है इसका मीनिंग। उसमें हमने क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। तो ब्लास्ट होने से क्या होगा यार, ये गलत हो जाएगा ब्लास्ट होने से क्या हुआ कि उसका जो प्रेशर है वो रैपिडली फायर किया, ऊपर की तरफ भागा, वॉल्यूम कम थोड़ा हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा कम नहीं हुआ इस समय। मतलब जस्ट पहुंचने पे हमने कंप्रेशन ख़त्म होने पे जब था कंप्रेशन तब ब्लास्ट कर दिया, बिफोर कंप्लीटिंग द कंप्रेशन। ओके, फिर हमने क्या करा, हमने पाया एक्सपेंशन। इतना काम करने के बाद हमने पाया क्या, एक्सपेंशन। क्या पाया, एक्सपेंशन। भाई कुछ तो मिलना था हमें, क्या फ़ायदा यदि काम करके कुछ मिला ही नहीं। ये काम करने के बाद हमें क्या मिला, एक्सपेंशन मिला। क्या मिला, एक्सपेंशन मिला। हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ भागा और ये जो एक्सपेंशन हो रहा था, ये हमने देखा कि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ क्योंकि बहुत तेज था ये एक्सपेंशन। इस समय जो पिस्टन था वो बहुत तेजी से भागा, और जब फास्ट प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता। ओके, तो काफ़ी तेज़ी से भागा, तो इसमें यहाँ पर ना टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाया। आगे टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाया, ठीक है। एक्सपेंशन हो गया, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की जाते जाते पहुँचने वाला था कि हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टार्ट हो गया। एडियाबैटिक कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, सॉरी एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ये हुआ कि जो बॉडी थी, जो हमारा पिस्टन था, वो जस्ट पहुंचने वाला था हमारे टॉप डेड सेंटर पे। टॉप डेड सेंटर में समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। उस पर पहुंचने वाला था, उससे पहले ही वहाँ पे क्या हो गया होगा कि जो है आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ हो गया होगा। ऑब्वियसली बात है, कम या ज़्यादा जो भी हुआ होगा वो नहीं पता हमें, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादा ही हुआ होगा टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह कई सारी चीज़ें लगती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने नहीं लिखी, मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि सिलेंडर एंड पिस्टन शुड बी इंसुलेटेड। वहाँ पे लिख लेना कि ऑल्सो फ्रिक्शनलेस भी होना चाहिए उनको, वो भी लिखा था उसने। तो वहाँ पे हीट बढ़ जाएगी उसकी, ओके, हीट जो है बढ़ जाएगी। ओके, तो ये 4 प्रोसेस होते हैं। एक्चुअल में ये है सिलेंडर आपका, इसके अंदर पिस्टन रन करता है। जब पिस्टन हम कंप्रेस करते हैं तो सबसे पहले कंप्रेस जिस फॉर्म में होता है आइसोथर्मली होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करते हम, आराम से धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। उसके बाद हम जस्ट पहुंचने वाले होंगे, हम एडियाबैटिकली करेंगे, मतलब इस यहाँ पे पहुंचेंगे जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम डेड सेंटर, इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसको, ओके। नीचे वाला एरिया होता है जो सिलेंडर का, उसको BDC बोलते हैं, बॉटम डेड सेंटर। जस्ट बिफोर वी रीच द पिस्टन रीच द बॉटम डेड सेंटर वी ब्लास्ट, ओके। अपन लोग पेट्रोल और एयर के मिक्सचर में आग लगा देते हैं ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, ओके। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पिस्टन में प्रेशर पड़ेगा और पिस्टन ऊपर की तरफ भागेगा, ओके, और फास्टली भागेगा तो आपका जो एक्सपेंशन होगा वो आइसोथर्मली होगा, मतलब उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होना था, जितना वो हो गया, ब्लास्ट के समय पे जितना टेम्परेचर चेंज होना था वो हो गया है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, ओके। लेकिन आइसोथर्मल में जब एक्सपेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो है टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुँचने के बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। वो सम चीज़ें होती हैं उसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ रहे, आप तो केवल काफ़ी, फिर भी मैंने आपको काफ़ी बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें देखना है इसमें वर्क डन कितना कितना होता है। तो वर्क डन के लिए सबसे पहले तो बात चीज़ें देख लेते हैं अपन लोग। इस पर नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसको नाम है, इसको नाम है, यहाँ पे प्रेशर P1 P2 सॉरी P1 V1 और T1, यहाँ पे प्रेशर P2 V2 और T1। क्यों, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ना आइसोथर्मल प्रोसेस में। यहाँ पे प्रेशर P3 V3 और टेम्परेचर T2, क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होगा। और यहाँ पे प्रेशर P4
V4 और टेम्परेचर T2, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर फिर कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? तो अब जरा देखें वर्क डन, सब में देखो वर्क डन, आप सब निकाल चुके हैं वर्क डन कितना कितना होता है। PQR सॉरी WPQ कितना होगा, जो भाई NR T1 टेम्परेचर है और LN V2/V1 V2/V1। आगे देखो WQR, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसमें जो मुझे याद नहीं आ रहा, इसका NCV डेल्टा T लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा यार, क्या करिए, दिल तो बच्चा है जी, छोटा कच्चा है जी। जो W एडियाबैटिक में था तो आपको याद होगा NCV डेल्टा T था, CV की वैल्यू हमने रखी थी, है ना, जो फॉर्मूला से निकाल के रखी थी वैल्यू, वो मुझे याद नहीं आ रही तो इसलिए मैंने ये सीधा लिख दिया। ओके, उसके बाद पीछे जाओगे यहाँ से लिख लेना वैल्यू। ओके, उसके बाद आपका आएगा RS, वो कितना होगा, आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का वर्क डन NR/T2 LN V4/V3। ओके, देखो मैं इसका मतलब ये रख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये कटेगा, देखोगे अभी आप। और लास्ट क्या है SP, वो कितना आएगा NCV T1 - T2 फाइनल माइनस इनिशियल। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, ये तो सारा वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, सबका एडिशन WPQ WQR WRS WSP। देखो तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, देखो यहाँ पे T2 - T1 है, यहाँ पे T1 - T2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। वर्क डन बचा केवल ये WT कम्स इक्वल टू WPQ प्लस WQS NR/T1 LN V2/V1 प्लस NR/T2 LN V4/V3। ओके, ये आ गया क्या, फिगर को उतार लो, मैं हटा रहा हूँ। चलिए देखिए अब यहाँ पे ये सब आ गया V4/V3। ओके, ये तो टोटल वर्क डन हो गया। वर्क दिया कितना था, इतना दिया था, यही तो दिया है, जो एक्सपेंशन में मिला वो वर्क वही तो था। हाँ है ना, जो एक्सपेंशन में दिया वर्क वही तो वर्क था, उसके अलावा तो हमें करना पड़ा काम, ठीक है। हमें क्या वर्क मिला, ये वर्क मिला, ये मिला। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड द एफिशिएंसी। वैसे टोटल वर्क ये मिला, ये हमारे को हीट मिली, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये हीट मिली, ये वर्क मिला, ठीक है। तो जो एफिशिएंसी होगी वो कैसे निकालोगे भैया, जो टोटल वर्क डन है अपॉन जो एक्चुअल एनर्जी है, जो मिली है एनर्जी। ओके, क्योंकि आइसोथर्मल में जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, क्यू के इक्वल होती है। हाँ या ना, जल्दी बोल। आइसोथर्मल में ही होती है ना क्यू की एनर्जी, तो यही एनर्जी है, यही वर्क डन है। ओके, ठीक है, इंटू 100 होगा, तो 100 हम बाद में देख लेंगे उस चीज़ को। ओके, सो पुट द वैल्यू हियर NR/T1 LN V2/V1 प्लस NR/T2 LN V4/V3 अपॉन NR/T1 LN V2/V1। कटा कुछ कटा, कच कटेगा, उसी फॉर्म में लाएंगे हम जिस फॉर्म में हमने पहले लिखा था। 1 माइनस NR भी कट जाएगा, T2/T1 LN V4/V3 अपॉन LN V2/V1। मैंने माइनस गलती से लगा दिया, सॉरी, प्लस है। ओके, ये जो है इसकी वैल्यू आएगी -1, इस थिंग की वैल्यू आएगी -1। अभी हम देखेंगे कैसे आएगी, ठीक है। T2/T1 इंटू -1, इसकी वैल्यू आएगी -1, और जो आपका ईटा का फॉर्मूला है वो आ जाएगा 1 माइनस T2/T1, और परसेंटेज में बोलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, नाउ अब इस वैल्यू के लिए देखते हैं, इस वैल्यू के लिए देखेंगे। इसके लिए हमें जगह चाहिए, वहाँ का उतार लो क्योंकि मैं मिटाऊंगा उस चीज़ को। ओके, देखो जरा, सबसे पहला प्रोसेस याद करो, यदि याद है तो। सबसे पहला प्रोसेस, मैं पी से बात कर रहा हूँ, पी से, कंप्रेशन से नहीं, पी से।
क्योंकि वहाँ से मैंने 1 लिया, ठीक है। तो P से बात करो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, आइसोथर्मल है तो वहाँ पे क्या यूज होगी, बॉयल्स लो, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देन एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक में क्या होता है, पॉइजन्स होता है ना, P2 V2 की पावर गामा कम्स इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। फिर से आइसोथर्मल था, तो आइसोथर्मल में क्या होता है, बॉयल्स लो, P3 V3 P4 V4। और फिर से क्या है, एडियाबैटिक, तो P4 V4 की पावर गामा कम्स इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। ठीक है, दिक्कत हो तो बोल दो, है था नहीं, चलो सबकी मल्टीप्लाई करो, P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 सारा आ जाएगा, कट जाएगा, केवल क्या बचेंगे, वॉल्यूम्स का देखो, V1 V3 V2 की पावर गामा V4 की पावर गामा। इधर देखो V2 V4 V1 की पावर गामा V3 की पावर गामा। हाँ या ना जल्दी बोल, हाँ या ना जल्दी बोल, गामा से एक तरफ ले लो, है ना, इसको हटा दो। चलिए, जिनके पास पावर्स नहीं है उनको डिस्प्लेस करो इधर से उधर गामास की तरफ, ठीक है। मतलब मैं V1 और V3 को इधर लेके जा रहा हूँ, V2 और V4 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो V2 की पावर गामा -1 हो जाएगा, V4 की पावर गामा -1 हो जाएगा। हाँ जल्दी बोल, नीचे जाएगा ना तो माइनस पावर लेके जाएगा इन्वर्स की, ऊपर लेके जाएगा इन्वर्स का हो जाएगा, गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी वही सेम हो जाएगा, V1 की पावर गामा -1 V3 की पावर गामा -1। ओके, नाउ चेक इट आउट। यहाँ से हमें एक चीज़ मिल रही है, क्या मिल रहा है कि गामा सारी पावर गामा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2 V4 V1 V3, ठीक है। या हमारे को क्या चाहिए, V4/V3, है ना, V4/V3, ये कितना है, V1/V2 V1/V2। यहाँ पे तो V2/V1 है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, V2/V1 V4/V3 इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास सिचुएशन है ln V4/V3, ठीक है, V4/V3 और ln V2/V1, ln V2/V1। V4/V3 की वैल्यू क्या है, V2/V1 का इन्वर्स, V2/V1 का इन्वर्स वैल्यू रख दो, ln V2/V1 का इन्वर्स अपॉन ln V2/V1। आपको यदि याद हो तो एक फॉर्मूला है कि log a की पावर n इज इक्वल टू n log a, log a की पावर n इक्वल टू n log a, याद है फॉर्मूला। वो वैल्यू यदि हम रखें तो यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा, -1 ln V2/V1 ln V2/V1, ये कट जाएगा, क्या आया, -1। दैट्स व्हाट आई यूज हियर एंड पुट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100। इससे हमने जब कैलकुलेशंस की तो हमारा जो एफिशिएंसी आई थी वो 48-49% आई थी। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है हम उसको इंक्रीज़ भी कर लेते हैं, 58 तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा किसी भी इंजन की एफिशिएंसी नहीं आई है, क्योंकि ये कार्नोट जो इंजन है वो हाइपोथेटिकल इंजन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर इम्पॉसिबल इन द डेली यूज़, ओके। सो ये इम्पॉसिबल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कार्नोट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, एडियाबैटिक और हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, सारे प्रोसेस आप समझ चुके हैं, ओके। तो ये थी क्लास आइसोथर्मल की थियोरेटिकली वाइज लास्ट क्लास। कल को हम कुछ बोर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे थर्मोडाइनमिक्स पे, और देन फिर परसों को हम मेंस के क्वेश्चंस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स पे, ओके। और फिर अपन लोगों का काइनेटिक थ्योरी उस तरफ चल रहा होगा, तो वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, तो मुश्किल से इस वीक में सब काम ख़त्म। थैंक यू एवरीवन।